नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 5वीं के शेष प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे। हमने 5 प्रश्न तक अध्ययन कर लिया है, तो अब हम उसके आगे प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। प्रश्न 6वां से। प्रश्न 6वां है, कविता की उन पंक्तियों को लिखो जिनमें ये भाव आए हैं। प्रश्न है, शहीदों को न पूजने का परिणाम बताया गया है। इनके प्रश्न कहने का तात्पर्य है कि हमें पाठ की कविता की उन पंक्तियों को लिखना है जिनमें ये कहा गया है कि यदि हम शहीदों को न पूजें तो उसका परिणाम क्या होगा। इसका उत्तर है, पूजे न गए शहीद तो फिर वह बीज कहाँ से आएगा, धरती को माँ कहकर मिट्टी माथे से कौन लगाएगा। यही है, ये कह रहा है कि यदि हम शहीदों को ना पूजेंगे तो वह बीज कहाँ से आएगा जो धरती को माँ कहकर उसकी मिट्टी को अपने माथे से लगा करके देश की सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने पर तैयार होगा। इसके बाद में इसका अगला है दूसरा, ख, शहीदों के बलिदान स्थल को तीर्थ कहा गया है। अब दूसरे में हमें उस पंक्ति को लिखना है जिसमें शहीदों के बलिदान स्थल को तीर्थ कहा गया है, अर्थात उस पंक्ति को लिखना है जिसमें तीर्थ स्थान के बारे में बताया गया है। तो उत्तर है इसका, गिरता है उनका रक्त जहाँ वे ठौर तीर्थ कहलाते हैं, वे रक्त बीज अपने जैसों को नई फसल दे जाते हैं। ये कविता कह रहा है कि उन बलिदानियों का जो खून है वह जहाँ जहाँ पर गिरता है, अर्थात हमारे देश की सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले शहीदों के शरीर से एक एक कतरा जहाँ पर गिरता है, एक एक बूंद जिस स्थान पर गिरता है, वह स्थान क्या कहलाता है, तीर्थ स्थान कहलाता है। और वे रक्त बीज जितनी जगह पर गिरते हैं उतने ही नए सैनिक पैदा होते हैं, नई फसल पैदा होता है। आइए अब हम इसका तीसरा प्रश्न देखते हैं, ग। अब हमें उस पंक्ति को लिखना है जिसमें ये भाव आया है, जीवन को बोझ माना गया है। ये कह रहा है कि अब हमें उस पंक्ति को लिखना है जिस पर इस जीवन को बोझ माना गया है, भार माना गया है। तो इसका उत्तर है, वे अगर न होते तो भारत मुर्दों का देश कहा जाता, जीवन ऐसा बोझा होता जो हमसे नहीं सहा जाता। ये कह रहा है कि वे अगर न होते तो भारत, अर्थात हमारा भारत देश लगभग 200 सालों तक अंग्रेज़ों का गुलाम रहा। यदि हमारे भारत माता की सुरक्षा के लिए, हमारे देश की सुरक्षा के लिए जो अमर बलिदानी हैं, जो शहीद हैं, यदि वे नहीं होते तो ये हमारा देश मुर्दों का देश कहलाता, लाशों का देश कहलाता। उस स्थिति में हमारा ये जो जीवन है, हमारा ये जो जीवनी है, वो इस तरह से बोझ हो जाता, इतना बोझ होता कि उसे हम सारी ज़िंदगी ढो नहीं सकते, हमें पूरा बोझ ही बोझ लगता। इसके बाद में है प्रश्न 8वां। प्रश्न 8वां है। यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि प्रश्न 6वां के बाद प्रश्न 8वां कहाँ से आ गया। तो प्रश्न 7वां में कहा गया है कि पंक्तियों का भावार्थ लिखना है या व्याख्या करना है या फिर अर्थ लिखना है। तो उसको हम पाठ में स्पष्ट तौर पर लिख चुके हैं, तो उसे दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो पाठ का अर्थ लिखा है उसे अच्छे से अध्ययन कीजिए, उसे समझने की कोशिश कीजिए, तो आपको सारा चीज़ याद हो जाएगा। आइए अब हम प्रश्न 8वां देखते हैं। उन गाथाओं से सर्द खून को मैं गरमाया करता हूँ, यह पंक्ति लिखकर कवि पाठकों में कौन सा भाव जागृत करना चाहता है। ये कविता का जो 2 लाइन है वो तो आप पढ़ ही चुके हैं। यहाँ पर आया है कवि और पाठक। कवि उसको कहेंगे जिसने इस कविता को लिखा है। यहाँ पर ध्यान देने बात यह है कि जो कविता को लिखता है उसे कवि कहते हैं और जो गद्य को लिखता है उसे लेखक कहते हैं, है ना। ये पुरुष वर्ग के लिए है। यदि महिला वर्ग होता
तो वह कवयित्री कहलाता और लेखिका कहलाता है ना, इसको याद रखेंगे। पाठक मतलब होता है पढ़ने वाला, ठीक है ना। तो कवि जो है, हम पढ़ने वाले को, तो हम पाठक हैं, है ना। हम हमारे अंदर वह क्या भाव जागृत करना चाहता है, क्या जगाना चाहता है हमारे अंतर्गत, ये कह रहा है। तो आइए अब हम उसका उत्तर देखते हैं। उन गाथाओं से सर्द खून को मैं गरमाया करता हूँ। ये पंक्ति लिख करके कवि पाठक में अर्थात हमारे अंदर देश प्रेम व देश के लिए न्यौछावर होने के लिए नई ऊर्जा एवं साहस का भाव जागृत करना चाहता है। अर्थात कवि इस पंक्तियों के माध्यम से हम पाठकों के अंदर इस देश की रक्षा के लिए, भारत माँ की रक्षा के लिए, हमें अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए नई ऊर्जा, नई साहस भरना चाहता है, ताकि हम अपनी माँ की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहें और अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहें। अब अगला प्रश्न है प्रश्न 9वां। इस पीढ़ी में उस पीढ़ी का मैं भाव जगाया करता हूँ। ऐसे कौन से भाव है जो कवि आज की पीढ़ी में जगाना चाहता है। ये कह रहा है कि पुराने ज़माने की जो पीढ़ी है, 18वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, अभी तो हम 21वीं शताब्दी पे जी रहे हैं, तो उन शताब्दियों के जो भाव है वो 21वीं शताब्दी में जीने वाले पीढ़ियों में जगाना चाहता है। तो कौन सा भाव जगाना चाहता है कवि जी, हम उसका अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं उसका उत्तर। देश प्रेम व देशभक्ति की भावना को कवि आज की पीढ़ी में जगाना चाहते हैं। अर्थात देशभक्ति, भारत माता की रक्षा के लिए हमें अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तत्पर रहने के लिए भावना जगाना चाहते हैं। कक्षा 5वीं के पाठ 1 मैं अमर शहीदों के चारण का पूर्ण प्रश्न उत्तर हो गया। इसका भाषा तत्व और व्याकरण बचा है। तो आइए अब हम भाषा तत्व और उसके व्याकरण का भी अध्ययन करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों के दो समान उच्चारित शब्द लिखो, जिसको एक साथ जोड़ करके संधि करके यहाँ पर बनाया गया है समानोच्चारित। समान उच्चारित का मतलब होता है उसी के जैसा उच्चारण होने वाला शब्द। दिया है चारण का, अमर का और कर्ज शब्द का हमें क्या करना है, समान उच्चारित शब्द बताना है। पहला है चारण। चारण का देखिए क्या क्या बना है, कारण, तारण। इसमें आप ध्यान दीजिए कि आपको समान उच्चारित बनाने के लिए कैसा प्रयोग करना पड़ेगा। देखिए चारण, कारण, तारण। अंतिम के 2 वर्णों में रण शब्द तीनों में समान है और प्रथम वर्ण को ही बदलना है आपको। तो प्रथम वर्ण में छोटा ई की मात्रा है तो बाकी के शब्दों में भी छोटा ई की मात्रा रहे। यदि आ की मात्रा है तो आ की मात्रा रहे, जैसा आप देख सकते हैं। च में आ की मात्रा है तो क में भी आ की मात्रा है और त में भी आ की मात्रा है। दूसरा में देखिए अमर, समर, कमर, है ना। तो यहाँ पर अंतिम के 2 वर्ण समान हैं, केवल प्रारंभिक के वर्ण बदला है। तो प्रारंभिक वर्ण में अमर में किसी भी प्रकार का मात्रा नहीं है, तो पीछे के जो उसके 2 समान उच्चारित शब्द हैं उसमें भी किसी प्रकार का मात्रा नहीं है। तीसरा में देखिए कर्ज। कर्ज माने होता है ऋण, चारण माने होता है गुणगान करना, उनका भाट कीर्ति गायन करना। अमर माने जो कभी ना मरे, है ना। मर्ज और अर्ज, इसमें भी सेम दिया है, प्रारंभिक वर्ण में कोई मात्रा नहीं है, परंतु ज जो है जिसमें रारे र का चिन्ह है तो तीनों में है। इस प्रकार से आपको किसी भी शब्द का समान उच्चारित बनाना आना चाहिए। जैसे आना का जाना, खाना, है ना। आगे देखते हैं अब हम अगला प्रश्न, प्रश्न 2। प्रश्न 2 कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखो। विलोम का मतलब क्या होता है? विलोम का मतलब होता है उल्टा। कोई भी शब्द है हमें उसका विपरीत शब्द बताना है, उल्टा शब्द बताना है। तो प्रश्न में विलोम भी हो सकता है, उल्टा शब्द भी लिखा हो सकता है ना। तो हमें शब्दों को पहचानना आना चाहिए। यश, जगाना, आज़ादी, मुर्दा, धर्म, धरती, जीवन। बच्चों आपको क्या करना है, किसी भी शब्द पे जो मात्रा रहता है उसको आपको सही उच्चारित करके ही पढ़ना है। छोटा ई की मात्रा है तो उस पर कम आवाज़ निकलेगा, बड़ा ई की मात्रा है तो जस्ट उसका डबल निकलता है ना। यदि दोनों समान है तो फिर छोटा बड़ा रखने का मतलब ही क्या।
है ना। तो आपको अच्छी तरीक़ा से अध्ययन करना है। आइए अब हम इसका विलोम शब्द देखते हैं, विपरीत शब्द देखते हैं। यश का होता है अपयश। यश मायने बड़ाई होता है, तो अपयश मायने बुराई हो जाएगा, है ना। जगाना, जगाना का उल्टा होगा सुलाना। आज़ादी का क्या होगा, गुलामी। मुर्दा का जिंदा। धर्म का अधर्म। धरती का आकाश और जीवन का मरण। इस प्रकार आपको कोई भी शब्द है तो उसका विलोम शब्द बनाना है। आप पुस्तक पर अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा, उस पर लिखा है कि विदेशी शब्दों का विलोम शब्द विदेशी होता है और देशज शब्दों का विलोम शब्द देशज होता है। तो आपके लिए समस्या ये होगा कि देशज शब्द क्या होता है और विदेशज शब्द क्या होता है। तो इसको भी मैं आपको बता देता हूँ सरसरी तौर पर, लेकिन जब हम व्याकरण पढ़ेंगे तब इसको हम अच्छी तरीक़ा से पढ़ेंगे। यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या होगा तो आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखेंगे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए हुए मोबाइल नंबर से आप सीधा संपर्क भी कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। देखिए, देशज शब्द क्या होता है, ऐसा शब्द जो हमारे भारत देश के भाषा से लिया गया है वह देशज शब्द है। और ऐसा शब्द जो विदेश अर्थात दूसरे देशों की भाषा से जिसको अर्जित किया गया है, लिया गया है, ग्रहण किया गया है, वह शब्द क्या कहलाता है, विदेशज शब्द कहलाता है। जैसे कि मैंने एक शब्दार्थ पे खजाना शब्द लिखा था, तो खजाना शब्द के नीचे जो ख है उसके नीचे एक बिंदु लगता है, जिसे हम नुक्ते चिन्ह बोलते हैं ना। तो ऐसे सारे शब्द जिसके अंदर नीचे में नुक्ते चिन्ह लगता है वह विदेशी शब्द होता है। यह उसकी पहचान है। हमारे हिंदी भाषा बहुत ही गहन है, उसकी जितनी अध्ययन करोगे उतना ही अंदर वह जाते जाता है। बस इसमें रुचि होने की ज़रूरत है। तो विदेशी शब्द ऐसा है जो विदेशों की भाषाओं से लिया गया है। जैसे हम आम बोलचाल की भाषा में नियंत्रण शब्द न कह करके रिमोट बोलते हैं, टेलीविज़न न कह करके टीवी बोलते हैं, है ना। अधिकतर हम शक्कर भी बोलते हैं, साथ में चीनी भी बोल देते हैं, रेस्तरां भी बोलते हैं। तो ये सारे शब्द क्या हैं, विदेशी हैं, है ना। तंबाकू है, तो जो दूसरे देशों के शब्द से लिया गया है विदेशज शब्द कहलाता है। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।